Yes, students, today we will start the chapter 1 database concepts, and the terms related to database are: first is data. Data is a collection of raw facts which have not been processed. Okay, अब डेटा क्या होगा? कलेक्शन है रो फैक्ट्स का. रॉ फैक्ट्स कौन से होंगे? जो स्टार्टिंग डिटेल होगी, ठीक है, जिनके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं होगी, वो होगा डेटा. लाइक अगर हम कोई आप अपना जो स्टूडेंट्स हैं, आप एडमिशन लेते हो आप लोग स्कूल में, तो आप एक एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, उसमें अपनी सारी पर्सनल डिटेल ऐड करते हो आप लोग, ठीक है. तो वो जो पर्सनल डिटेल है वो क्या होगा? डेटा. क्लियर? सो आपने जस्ट वो जो कलेक्शन है सारी डिटेल्स की, वो होगा आपका डेटा, कि पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का वो डेटा है, ठीक है. अब बुक्स की आप बात करते हैं. लाइब्रेरी में अगर आप बुक्स को डाटा कलेक्ट करते हो तो क्या होगा कि जितनी भी बुक्स लाइब्रेरी में हैं, सभी बुक्स का नेम, पब्लिशर एंड टाइटल हो गया वही नेम आपका, एंड ऑथर, पेज नंबर, कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस एंड कॉस्ट, ठीक है. ये सब क्या है? एक बुक का डेटा. क्लियर? सो डेटा क्या होगा एक्चुअली में? कि जो आपकी स्टार्टिंग डिटेल होगी स्टूडेंट्स की, बुक्स की, एम्प्लॉय की, जो भी डिटेल है अभी जिस पे आपने प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं की है, क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा? डेटा. नाउ इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेसिंग डेटा, बाय प्रोसेसिंग डेटा. तो अब आपकी इंफॉर्मेशन कैसे क्रिएट होती है? जब आप उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हो. ओके, तो इट्स अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा. तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो आपने डाटा कलेक्ट किया, लाइक लाइब्रेरी की बुक्स का आपने डाटा कलेक्ट किया, अब आप हम चेक कर रहे हो कि आपने टोटल कितना डाटा कलेक्ट किया, कितना टोटल डाटा है आपके पास. तो वो क्या होगी? इन्फॉर्मेशन. कि सपोज़ आपके पास जो डाटा है कि लाइब्रेरी के अंदर 1000 बुक्स हैं, तो 1000 बुक्स क्या होगी? आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि आपने कितना डाटा कलेक्ट किया? 1000. ओके. एंड अगर आप स्टूडेंट्स की डिटेल, हमने जो एडमिशन फॉर्म का भी एग्जांपल लिया था कि आप एक स्टूडेंट क्या होता है एडमिशन फॉर्म में अपनी सारी पर्सनल डिटेल अपनी एंटर करता है. अब वो पर्सनल डिटेल, अब देखो कौन कौन यूज़ कर सकता है उसको? टीचर्स यूज़ कर सकते हैं, एडमिन स्टाफ उसको यूज़ कर सकता है. इवन आपकी अगर कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अब वो टीचर अलग से उसको यूज़ करेगा डिटेल को. एंड आपने सपोज जैसे IT सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, तो मेरे पास भी आपका एक डिटेल होगी. तो आपने फिल वन टाइम ही किया, लेकिन वो कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. तो ये क्या होगा? प्रोसेस्ड डाटा. मतलब उसके ऊपर प्रोसेसिंग हुई है, आपके 4-5 पर्सन और मोर देन पर्सनस आपके उस डाटा को यूज़ कर रहे हैं. दिस इज़ कॉल्ड द इंफॉर्मेशन. और हमारे पास ये भी है कि हमारे पास टोटल कितना डाटा कलेक्ट है, ठीक है, कि कितने स्टूडेंट्स मेरे पास IT के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. तो ये क्या होगी? मेरी इन्फॉर्मेशन होगी कि साइंस में कितने स्टूडेंट्स IT के हैं, एंड आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो ये क्या होगा? इन्फॉर्मेशन तभी आएगी जब आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है. अगर आपने डाटा कलेक्ट ही नहीं किया तो आपके पास इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि आपके पास 10 पर्सनस हैं IT के, तो 10 पर्सनस उनकी डिटेल क्या है नहीं पता हमें, ठीक है. तो पहले आप डाटा कलेक्ट करोगे, डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग जब आप परफॉर्म कर दोगे तो वो हो जाएगी इंफॉर्मेशन. ओके. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डेटाबेस. Database is a collection of related data that has been recorded, organized and made available for the searching. अब जो आपने डाटा कलेक्ट कर रहे हो, आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉय से रिलेटेड, या किसी ऑब्जेक्ट से, लाइक आप बुक का डिटेल आप कलेक्ट किया आपने, ठीक है. तो जो आप उसकी कलेक्शन कर रहे हो सारी, अब जितनी भी कलेक्शन हमने करी है डाटा की, वो किससे की? हमने रिलेटेड बुक से रिलेटेड किया है, या आपने स्टूडेंट से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया है. अब जब आप उस डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में लगाते हो, ऑर्गेनाइज्ड मीन्स बट प्रॉपर इन सीक्वेंस, ठीक है, लाइक इन असेंडिंग ऑर्डर आप लगा रहे हो रोल नंबर वाइज, और आप उसको सर जैसे आप उसको आप नंबर वाइज परफॉर्म पूरा कलेक्ट करते हो, उसको ऑर्गेनाइज्ड करते हो, ठीक है, तो आप उस पर सर्चिंग बहुत इजीली परफॉर्म कर पाओगे. सपोज आपको रोल नंबर 10 का डाटा फाइंड करना है, तो आप बहुत इजीली उसमें सीधा आप स्किप करोगे रोल नंबर 10 पे. क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका डेटाबेस. मतलब हमारी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन वो क्या है? स्टूडेंट से रिलेटेड है, ठीक है. पूरा आपने ऑर्गेनाइज कर रखा है उसको, तो वो बन जाएगा डेटाबेस. क्लियर?
स्टूडेंट के डेटाबेस में अब क्या क्या आ जाएगा, स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल आ सकती है, उसकी एकेडमिक रिकॉर्ड आ सकता है, सारा डिटेल जो स्टूडेंट से रिलेटेड होगा वो होगा आपका डेटाबेस। ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेटाबेस। अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं डेटाबेस के, फीचर्स क्या हैं कि जब आप अगर कलेक्शन करते हो डाटा की, रिलेटेड डाटा की, और उसको ऑर्गेनाइज वे में लगा रहे हो तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी वर्ड होता है बच्चे कि अगर आप डाटा को प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में लगा रहे हो, ठीक है, उसके बाद जो आप एक प्लेस पे कुछ भी आप चेंजेस परफॉर्म करते हो तो वो चेंजेस आपके सेकंड प्लेस पे जहाँ पे वो डाटा यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर भी आपके चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगे। लाइक जैसे सपोज़ एक स्टूडेंट ने अपना फ़ोन नंबर चेंज कराया, ठीक है, एडमिन स्टाफ में जाकर अपना फ़ोन नंबर, एडमिन जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर एडमिन स्टाफ से अपना रोल नंबर चेंज कराया, ठीक है। अब वो जो रोल नंबर चेंज हुआ है तो आपका वो रोल नंबर जो टीचर्स के पास डिटेल है उस स्टूडेंट की वहाँ पर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों का कंसिस्टेंट व्यू होगा, सेम व्यू होगा। ये नहीं होगा कि आपका एडमिन स्टाफ के पास दूसरा फ़ोन नंबर है एंड टीचर के पास कोई दूसरा रोल नंबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी दोनों फ़ोन नंबर्स में। सो हमें कंसिस्टेंट व्यू मिलना चाहिए कि जो आपका जहाँ पर जैसा अगर एक प्लेस पे जो शो हो रहा है वो सेकंड प्लेस पे भी वही शो हो। तो आपके अगर एक पे वैल्यू में आप एक प्लेस पे अगर उसको चेंज कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेस पर भी उसमें चेंजेस परफॉर्म हो जाएं। तो ये आप अगर डेटाबेस बनाते हो तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। ओके, एंड नाउ द नेक्स्ट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा कि अगर आप, आइसोलेशन मीनिंग हो जाएगा कि अगर आप ट्रांजैक्शन एक डेटाबेस में करते हो, ठीक है, तो वो उस ट्रांजैक्शन का इफ़ेक्ट दूसरे डेटाबेस पर नहीं होगा, दूसरी ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा, ठीक है। सपोज़ बैंक में आपका अगर आपने एक में कुछ चेंजेस करे कि सिंपल आप बैंक का एग्जांपल में आपने क्या करा है कि एक जो पर्सन ने क्या हुआ कि हमने उसमें से सिर्फ उसका अकाउंट की डिटेल निकाली है, ठीक है, एक क्वेरी के थ्रू, तो उसका इफ़ेक्ट उसके ओरिजिनल डिटेल पर नहीं जाएगा, ओरिजिनल सारा रहेगा उसका, जितना सिर्फ हमें रिक्वायर्ड है हमने उसको ट्रांजेक्ट कर लिया, उसकी ट्रांजेक्शन कर ली हमने, मतलब आपने कोई डाटा इधर से उधर मूव कर रहे हो, आप कुछ डिटेल को मूव कर रहे हो तो ओरिजिनलिटी में आपका इफ़ेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। Transaction in database ensures that the working transaction will not be changed or affected by any other transaction. किसी दूसरी ट्रांजेक्शन से उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। यहाँ पर जैसे हमारे पास डेटाबेस में क्वेरीज लगती हैं तो क्वेरीज में आपका एक क्वेरी का इफ़ेक्ट दूसरी क्वेरी पे नहीं जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप लोग स्ट्रक्चर में चेंज करते हो तब आपका इफ़ेक्ट जाएगा, लेकिन आप डेटाबेस में अगर आप कोई क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी लगाते हो तो इसका इफ़ेक्ट दूसरी क्वेरी पे आपका परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास जब क्वेरी स्टार्ट होंगी तब हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़ ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी क्या होगा, लाइक हम कहते हैं कि ड्यूरेबल है हमारा डाटा, ठीक है, कि बिल्कुल करेक्ट है और काफ़ी टाइम तक ये एज इट इज़ रहे। तो ड्यूरेबिलिटी का मीनिंग क्या होगा कि अगर आप अपने डाटा को कुछ चेंजेस आपने परफॉर्म किए हैं उसके बाद आप कमिट कर देते हो, कमिट आपकी इसमें डाटाबेस में एक कमांड होती है, लाइक जैसे आप सेव यूज़ करते हो कमांड, ठीक है। तो अगर आप सेव करते हो डाटा को तो आपका डाटा सेव होता है कि नेक्स्ट टाइम आप आके जब आप अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे तो जो चेंजेस आपने परफॉर्म किए होंगे वो आपके पास होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ड्यूरेबिलिटी में क्या, कमिट में क्या होगा कि जब आप डाटाबेस में कुछ चेंजेस परफॉर्म करके गए हो, सपोज़ आपने किसी की डाटा टाइप चेंज कर दी है। डाटा टाइप क्या है कि पहले आप क्या ले रहे थे, रोल नंबर को न्यूमेरिक लेके चल रहे थे 1 2 3 के फॉर्म में, अब आप क्या लेके चल रहे हो, अल्फ़ा न्यूमेरिक, लाइक A1 A2 A3, ऐसे आपने चेंज कर दिया। तो वो चेंजेस जो आपने किए हैं वो आपके पास नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करें डाटाबेस को वो परमानेंटली आपके चेंज हो गए हो, तो कमिट कमांड से हमारे वो चेंजेस परफॉर्म हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप आके अपने डाटाबेस को ओपन करेंगे तो वो चेंजेस आपको परफॉर्म मिलेंगे, आपका डाटा चेंज्ड होगा, ठीक है। तो ड्यूरेबल मीन्स आपका डाटा स्टेटस जो है आपका सेम रहना चाहिए कि चेंजेस होने के परफॉर्म करने के बाद जैसा था आपका, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ द फाइल सिस्टम।
अब फाइल सिस्टम वर्ड क्या है, देखो जैसे हम स्टार्टिंग में क्या होता था कि आप जो डाटा सेव करते थे, लाइक हम मैनुअली बात करते हैं कि अगर हमारा डाटा कैसे सेव होता है, इन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स। अगर आप रजिस्टर्स में देखो, टीचर्स आपका मेंटेन करते हैं डाटा, रजिस्टर्स में मेंटेन करते हैं। सो ऐसे ही आपका पहले जो डेटाबेस से पहले अगर हम डाटा एक्सेल में सेव कर रहे हैं, किसी फाइल में सेव कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेल की एक फ़ाइल है उसमें हम आपका डाटा सेव कर रहे हैं, तो एक डेटाबेस में और फाइल में सेव करने में क्या डिफरेंस होगा। अब एक्सेल में जो आपने डाटा सेव किया, फर्स्ट हम इसमें पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मीनिंग है डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट डाटा, ठीक है। तो अगर आप एक फ़ाइल में एक्सेल में टाइपिंग कर रहे हो, सपोज़ आपने किसी स्टूडेंट का नेम 2 टाइम्स एंटर कर दिया, ठीक है, तो क्या आपको वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन, कोई आपको इंस्ट्रक्शन कुछ आपके पास नहीं आएगा कि आपने सेकंड वैल्यू भी आपने डुप्लीकेट एंटर कर दिया, कोई आपके पास ऐसे इंस्ट्रक्शन इंटीमेशन नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें डाटा डुप्लीकेसी आपकी अराइज हो सकती है। सपोज़ आपके किसी रिकॉर्ड में 2 टाइम्स आपका रिकॉर्ड चला गया, ठीक है, 2 टाइम्स मैंने आईटी के अंदर आपका एक ही स्टूडेंट का नेम 2 टाइम्स आ रहा है, तो वहाँ पर डाटा डुप्लीकेसी अराइज हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को एक्सेल में वर्क करते हैं तो वहाँ पर आपको ये खुद से मैनुअली चेक करना पड़ेगा कि कोई डाटा डुप्लीकेट तो नहीं आ गया, कोई रोल नंबर 2 टाइम्स तो नहीं आ गया, ठीक है। इवन अगर वहाँ पर कोई मिस्टेक होती है, किसी की स्पेलिंग मिस्टेक या फ़ोन नंबर में मिस्टेक, तो आपको वो खुद चेक करना है। डाटा की मतलब हम मेन बात कर रहे हैं डुप्लीकेसी की, ठीक है, डाटा डुप्लीकेट अगर आपके पास होता है तो फाइल सिस्टम की ये डिसएडवांटेज है कि वहाँ पर डाटा डुप्लीकेट हो सकता है आपका, ठीक है, डुप्लीकेसी अराइज हो सकती है। एंड सेकेंड इज इनकन्सिस्टेंसी। कंसिस्टेंट व्यू अभी हमने डिस्कस किया था। कंसिस्टेंट व्यू है मीन्स सेम व्यू, कि जो आप चेंजेस परफॉर्म कर रहे हो तो आपको सेकेंड जितने भी रिलेटेड डाटा होगा सब में वो चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, कंसिस्टेंट व्यू मिलेगा आपको सब जगह पर। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा नहीं है। अगर आप एक जगह पर चेंजेस परफॉर्म कर दिए, आपने एक्सेल की एक फ़ाइल में चेंज परफॉर्म कर दिए जो स्टूडेंट की मेन डिटेल थी, अब वो स्टूडेंट की डिटेल टीचर्स भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका फ़ोन नंबर एक जगह पर आपने चेंज करा दिया, तो एक्सेल में अगर आप वर्क कर रहे हो ना, तो आपको दूसरी फाइल में जाके अपने आप मैनुअली आपको चेंज करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक परफॉर्म नहीं होगा कि एक जगह पर चेंज कर दिया तो जितने भी रिलेटेड डाटा है सब में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ द फाइल सिस्टम। नाउ द थर्ड इज़ लैक ऑफ डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन होता है डाटा कलेक्शन, इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना डाटा को, ठीक है। अब कहाँ से हमने कलेक्ट करना है, कहाँ से इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स, ओके, कि एक स्टूडेंट का डाटा कि वो कहाँ किस किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ओके, वो कल्चरल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व है, स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व है। तो हमने क्या करना है कि मॉडर्न फाइल से हमने उसका डाटा कलेक्ट करना है कि उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। बट फाइल सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है। आपकी अगर 3-4 फाइल्स में है वो कि डांस में भी है, म्यूज़िक में भी है, एंड उसने पंजाबी भी लिया हुआ है, एंड जो आपका और भी कोई एक्टिविटीज़ हैं उसमें उसकी पार्टिसिपेशन है, स्पोर्ट्स में उसकी पार्टिसिपेशन है, तो हमें अपने आप उन फाइल से डाटा को कलेक्ट करना होगा कि कहाँ कहाँ पर उसकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगर आप डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस इसको यूज़ करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका डाटा ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा कि मल्टीपल फाइल से आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर फाइल सिस्टम में आपका इसका लैक है, लैक ऑफ डाटा इंटीग्रेशन, ओके।